मेरे विद्यार्थी को सदैव अपने मन में, अपनी आत्मा में ये भाव रखना चाहिए कि मेरा सैकड़ों जन्मों का पुण्य था, मेरे परिवार का, मेरे पुरखों का, और मेरा अपना पुण्य था कि मैं आज देववाणी का अध्ययन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों, ये भाषा जो है, ये भाषा केवल अर्थार्जन की भाषा नहीं है। संपूर्ण विश्व की भाषाओं में यही एक ऐसी भाषा है जिसको देववाणी कहते हैं। आज नासा भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो ओंकार ध्वनि उन्होंने अंतरिक्ष में पकड़ी है वो देवध्वनि है। आज भी वो इस प्रयत्न में है कि इस वाणी का प्रयोग करने वाले मूल जो भाषी हैं, हम उनके बारे में पता लगा सकें। देवानाम सख्यम उपसेदिमावयम, वेद हमारा कहता है कि हम देवताओं की मित्रता को प्राप्त करें। इसका मतलब यह है कि देवता और मनुष्य ये दोनों परस्पर मित्र हैं। जिंदगी बिताई है तू ही न कन बन के, कभी बने धूल कभी चांदी बन चमके। सोने का हिरन कभी सपनों में देखा, रावण का रूप कभी अपनों में लेखा। 17 जुलाई 1957 के आसपास का समय है, मेरी कविता प्रकाशित हुई। और जैसे ही मेरे चाचा लोगों ने मेरी कविता पढ़ी, वसंत ऋतु पर मैंने कविता लिखी थी, और उस कविता को पढ़ करके सारे घर में उन्होंने बांटा। अरे देखो, राजेंद्र की कविता निकली है, राजेंद्र की कविता निकली है। इसके बाद तो फिर मुझे एक ऐसा मंच मिल गया कि हर सप्ताह लगभग मेरी कविता उसके मुखपृष्ठ पर निकलती थी। 14 साल की उम्र में मैंने उसी बहाव में आकर के 2 किताबें लिख डाली। एक का नाम था विनय मंजरी और एक का नाम था कांग्रेस प्रगति। आज भी मुझे याद है कि मैं 35 रुपये लेकर के गया था, जो उन्होंने मांगा। कहा, कुछ पैसा ले आए हैं आप, किताब छपने में तो पैसा लगता है। मैंने उनको 35 रुपये दिया, और बाद में मुझे ये याद है कि उन किताबों की बिक्री से 85 रुपये मुझे मिला। वो मैंने अपनी माँ के हाथों पर रख दिया। ये मेरा वो बचपन का साहस है। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और जीवन के शिखर पर पहुँचा हूँ। मेरी कम से कम 250 किताबें निकल चुकी हैं, उनके बारे में बड़ी चर्चा है पूरे देश में विदेश में। वो कांग्रेस का जो पहला चुनाव हुआ था 1957 में, उस समय मैंने जो कविताएं लिखी कांग्रेस की प्रगति के रूप में, और उनको जो मंचों पर गाया, गांव के प्राइमरी स्कूल में ही अपना अध्ययन किया। 5वीं तक पढ़ने के बाद हम अपने गांव के पास ही करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक नया कॉलेज खुला हुआ था, जय हिंद इंटर कॉलेज। वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए गया, और इसके बाद वहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरे दादा बहुत बड़े कथावाचक थे, उनकी वाणी में अमृत था, और उनकी संगत में रहने के कारण मेरे ऊपर संस्कृत का जो रंग है वो मेरे बचपन में ही चढ़ चुका था। इसलिए मैंने इंटरमीडिएट में अपना विज्ञान बदल करके साहित्य का विषय लिया, और सौभाग्य से प्रथम श्रेणी में मैंने अपना इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। बीए पार्ट 1 में जब ये थे बीए में, तब भी इन्होंने, मैं यहाँ संस्कृत के वो कराया करता था, संस्कृत के कार्यक्रम होते थे, पहले बहुत से होते थे। तो उस वक्त कहानी प्रतियोगिता भी थी, एक कथा प्रतियोगिता। कथा प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, जबकि 2-3 ही लड़के थे भाग लेने वाले, क्योंकि उसमें संस्कृत में कहानी लिखनी थी। इन्होंने कहानी लिखी थी, मुझे याद है, मैंने जांचा भी था उसको, इनको प्राइज़ भी मिला था उसका। और बाद को फिर अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में हमने इनकी बहुत बुद्धि देखी। ये इतना बढ़िया होमवर्क करते थे और इतनी ऐसी ज़बरदस्त प्रतिभा थी इनकी। ये 6 से प्रारंभ होने वाले श्लोक बहुत कम होते थे, ये उसमें भी तैयार करके लाते थे। मेरी कविताएं सराही जाने लगीं। आकाशवाणी
में भी मैंने अपनी कविताओं का प्रसारण किया, जबकि मैं एमए प्रीवियस में ही था। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मेरे भीतर सामर्थ्य कहाँ से आई कि मैं पता लगा करके घर का उस ज़माने के जो मतलब हिंदी साहित्य के महान कवि थे पंडित सुमित्रानंदन पंत जी, उनको मैंने अपनी एक रचना दी वेदना, और उनसे ये प्रार्थना की कि आप इस पर कुछ आशीर्वाद अपना लिख दें। तो उन्होंने बड़े प्यार से 7-8 दिन बाद उस पर उन्होंने आशीर्वाद लिखा। मैं उनको अपना काव्य गुरु मानता हूँ। मैं महादेवी वर्मा जी के पास पहुँच गया, जो अपने ज़माने की महान कवयित्री थीं, सारे देश में उनका मान सम्मान था, वो भी हमको बहुत प्यार करती थीं। 10 दिसंबर 66 को जब मेरी पीएचडी परिपूर्ण हुई और मेरी परीक्षा अभी नहीं हुई थी साक्षात्कार की, उसके पहले ही सौभाग्य से मुझे पढ़ाने का अवसर मिल गया। बहुत ही उच्च कोटि के हिमालय जैसे शिखर वाले ऐसे विद्वत जनों से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र, आचार्य चंडिका प्रसाद शुक्ल जी, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, प्रोफेसर सुरेश चंद्र पांडेय जी, प्रोफेसर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ऐसे लोग जो है हमारे गुरुजन थे, जिनके ज्ञान की कोई था नहीं। इनकी 2 प्रकार की छवियां हमारे बीच में हैं, एक तो विद्यार्थी रूप में, और फिर उसके बाद हमारे सहयोगी भी बने, अध्यापक बने। विद्यार्थी जीवन में तो ये हमारे एक आज्ञा पालक शिष्य के रूप में हमेशा दिखते थे। अध्यापक बनने के वो भाव खत्म नहीं हुआ, वो भाव बना रहा, शिष्यता बनी नहीं, लेकिन हम लोगों की ओर से कुछ भाव बदला और ये मान के चले कि अब तो ये हमारे सहयोगी हैं, जैसे हम वैसे ये। समाज में एक जो लोकप्रियता उनकी, उस लोकप्रियता का भी मैं एक चित्रण में करना चाहता हूँ। संगमनेर में हम लोग एक इंटरनेशनल सेमिनार में थे और प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी के पीछे एक झुंड चल रहा था। तो हमने देखा कि ये देखिए, एक कुलपति होने के बाद लोग जो है बहुत ऐंठना शुरू करते हैं, लेकिन इनका जो सहज व्यवहार है और लोगों के बीच में जो एक अपनापन है, उसके वजह से ये हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। और आज भी जहाँ तक मेरा मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो सम्मान उनको आज मिल रहा है, वो सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। काव्य शास्त्र के ही बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका अविराज सुभूषणम काव्य शास्त्री बहुत अच्छा काव्य ग्रंथ है, जो आधुनिक काव्य शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध स्थान प्राप्त कर चुका है, और उसमें लगभग काव्य की सभी विधाओं की चर्चा की है। और विशेष बात यह है, जो पारंपरिक रूप से काव्य का लक्षण, सब शक्तियाँ, इनका विवेचन तो किया ही है, उसके साथ साथ आधुनिक जो काव्य विधाएँ हैं और जो स्वयं उनके द्वारा कई काव्य विधाएँ प्रवर्तित उनके द्वारा हैं, या यूँ कहें कि जो लोकगीतों में राग थे, उनके आधार पर कजरी, जिसको गलत जलिका कहते हैं, गज़ल जिसको गलत जलिका कहते हैं, इस तरह से कहारवा, उष्ट, हारियम करके जो सोहर गाया जाता है, उसको सूत गृहम करके, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। मैं आज स्मरण करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी इतना उन्होंने परिश्रम किया कि मैं एक तरह से कहूँ कि ये पंचायती मकान है तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सब ने मिल करके, कोई भी ज़रूरत पड़ जाती थी, लोग पैसा ले आते थे, देते थे, मैं लौटाता रहता था। धीरे धीरे ये कमरा बन गया। गुरुजी उस समय हम कहते थे चलो यहाँ कब सम्मेलन है, चलो, मैं स्कूटर बैठ जाता था, रात भर कब सम्मेलन में मैं बैठा रहता था, गुरुजी मंचों पर सुनाते थे। अब मुझे बड़ा बुरा लगता था, मेरी मतलब ये इसमें कोई अभिरुचि नहीं थी, लेकिन उसका परिणाम मैं आपको बताऊं, कभी अभिरुचि नहीं थी, लेकिन चित्रकूट आने की 1 महीने पहले ऐसी प्रेरणा हुई, मैं छोटी मोटी रचना करने लगा। उसी का एक स्वरूप हुआ कि या कुंदेन तुषारहार का मैंने भी अवधी भाषा में अनुवाद कर दिया। और वो कैसे, गोर गोर कमल यो गोर गोर चंद्रमा से
गोर गोर रूप वही तोहार मोरी माई बा, गोर रूप गोर अंग गोर ही बसन अंग, गोर ओस बूनिस तोहार मोरी माई बा, गोर ओस बूनिस तोहार मोरी माई बा। गोरे गोरे कमल के आसन विराजू तू ही, हाथे में सितारे तार तोरे मोरी माई बा, ब्रह्मा महेश विष्णु आदि सब देव सदा, माथ तोरे चरण में नाय मोरी माई बा, माथ तोरे चरण में नाय मोरी माई बा। ये गुरुदेव कृपा थी, उनका संस्कार था कि मैं थोड़ी काव्य रचना भी करने लगा। गुरुजी कहानियों में जो व्यक्ति भोगता है, जो यहाँ की यथार्थ घटनाएं हैं, उन कथाओं को आप पढ़ेंगे और उसके भाव, उनके शब्द शिल्प जो हैं उस डिक्शनरी में ढूंढने नहीं मिलेगा। गांव गिराव के शब्दों को संस्कृत में बनाने का श्रेय अगर किसी को मिला है मॉडर्न संस्कृत में तो हमारे गुरुजी को मिला है। गुरुजी के जहां तक व्यक्तित्व और कर्तृत्व का विषय है उसको मैंने एक पद्य में समाहित करने का प्रयास किया है। विदग्धः काव्यानां सरस सुमधुरः काव्य रचने, त्रिवेणी भाषाया विबुध विरुदालंकृत यशा, महाकाव्ये नाट्ये ललित कवितायां च विदितः, कथाकारः श्रेष्ठः सुकविरभिराजो विजयते। सबसे पहले मुझे अपनी कहानियों पर, इक्षुगंधा पर 1988 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मेरा जो महाकाव्य निकला उस पर जो है 1983 में मुझे वाचस्पति सम्मान दिया गया के बिड़ला फाउंडेशन का। इसी तरह से मेरी एक नाटिका है विद्योत्तमा, उस पर जो है 1998 में कल्पवल्ली पुरस्कार दिया गया। और इसी तरह से नाटकों के क्षेत्र में भी मैंने अब तक लगभग 100 से ज़्यादा एकांकी मैंने संस्कृत में लिखे, और बच्चों का साहित्य मैंने बहुत लिखा, और हिंदी में भी बच्चों का 7-8 छोटे छोटे ग्रंथ प्रकाशित हुए, और संस्कृत में भी मैंने बाल साहित्य लिखा, तो उस पर जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसका नाम है कौमारम। और इसके बाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रपति पुरस्कार। ये राष्ट्रपति पुरस्कार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस संस्कृत विद्वान को दिया जाता है जिसने संस्कृत की अपार सेवा की हो। All over the world, while Sanskrit is regarded as a treasure house of traditional wisdom and traditional knowledge, in India, some very dedicated writers have been striving hard to project its identity as a vehicle of creative thought. In this particular field of creative writing, the contributions made by Abhiraj Rajendra Mishra ji are quite commendable. He has been a versatile writer. This language used in such creative writing is also very remarkable. It is a reader-friendly, conversational Sanskrit which is devoid of any artificiality or high-sounding scholarship. डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी मेरे 4 दशकों से अधिक समय से परिचित हैं। ये आधुनिक संस्कृत साहित्य
के विश्व विश्रुत महाकवि हैं। आपके विषय में महाकाव्य भी लिखा गया, आपके विषय में अनेक रचनाएं भी लिखी गईं, और आपके विषय में एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, रथ रमाकांत राजेंद्र मिश्र कविता लहरी पायम पायम विस्मरति सुधा धाराम पिया रसिका सा भारत जनता हम। इसका मतलब ये है कि अभिराज राजेंद्र मिश्र की कविता को जब हम सुनते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। अर्वाचीन संस्कृत काव्यशास्त्र में जो यशोभूषण ग्रंथ अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने जो लिखा है, इस ग्रंथ के बारे में कई विद्वानों ने अपना वक्तव्य भी दिया, आलोचना भी की, सराहना भी की। इसी सिलसिले में तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं आचार्य हूँ। साहित्य विभाग से अभिराज यशोभूषण ग्रंथ का एक शोध कार्य करने का मौका मिला, करवाने का। इसी कारण इनके ग्रंथ हमने बहुत कुछ बार पढ़ा और ये तथ्य हमारे शोधछात्र को मार्गदर्शन में बताता रहता हूँ। कई गोष्ठियों में इनकी कविताओं का आस्वादन मैंने किया और इनके साथ साथ उस कवि गोष्ठियों में मैंने भी भाग लिया। पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वह तो मुझे पुत्रवत मानते थे। उनकी कई जो है एकांकियों में मैंने अभिनय भी किया। राजेंद्र जी बहुत अच्छा अभिनय भी करते थे। संस्कृत विभाग के बहुत सारे नाटकों में वो नायक की, बल्कि वो परमानेंट नायक थे संस्कृत विभाग के, और जितने भी नाटक होते थे उसमें नायक की भूमिका राजेंद्र जी ही अदा करते थे। और उनसे मैं भी किसी न किसी रूप में, कभी नेपथ्य में, कभी संचालन में, कभी संगीत में शामिल रहा करती थी। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब तक मुझे यह स्मरण नहीं था कि मैं पितृहीन हूँ और मेरा भविष्य बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, तब तक तो आनंद ही आनंद था, क्योंकि सम्मिलित परिवार था। हमारे 3 ग्रैंडफादर थे, सबका परिवार एक साथ रहता था। लगभग 50-60 व्यक्तियों के लिए एक ही घर में भोजन बनता था। हमारी अपनी पीढ़ी में कम से कम 12-14 मेरे भाई बहन थे। अपनी बुआ की गोद में खेलने कूदने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी माँ को बहुत परेशान करता था, और वो छोटी चीज़ें प्रायः खाने पीने की होती थीं, और मेरी माँ उन चीज़ों को दे नहीं पाती थी। मैं उसको हैरान करता था। जहाँ जाती थी पड़ोस में हर जगह उसके पीछे लगा रहता था। एक बार बड़े क्रोध में आ गई वो, और उसने कहा कि पैदा होते ही बाप को खा गए, अब मैं ही बची हुई हूँ, मुझको भी खा लो। ये एक वाक्य मेरे हृदय में बिल्कुल तीर की तरह घुस गया। मेरी पत्नी श्रीमती डॉक्टर राजेश कुमारी मिश्र जी, वह भी सौभाग्य से संस्कृत में ही एमए हैं, विदुषी हैं। उन्होंने पीएचडी किया है, और मेरा ढेर सारा काम, यदि मैं कहूँ कि 40% 50% उनके अधीन रहता है, वो बांट लेती हैं, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। मैंने अपने जीवन की जो यात्रा प्रारंभ की, सही मायने में कहूँ तो उसी दिन से शुरू हुई जब हम लोग वैवाहिक जीवन में बंधे। मेरा उनके साथ जो परिणय संबंध हुआ, मैं आज भी उसको याद करती हूँ,
तो पाती हूँ कि दोनों परिवार कितने सुखी हुए इस संबंध को देखते हुए। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे, उनके सुख को, उनके बेटी के प्रति जो मोह था उसको देखते हुए कि हमें एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो हर प्रकार से संपन्न है, हमारी बेटी का ध्यान रखने वाला है, वो हमें देखकर बहुत खुशी थे। मेरा बेटा चिरंजीव क्षेमेंद्र मिश्र, जिसको घर में हेमांशु के नाम से बुलाते हैं, उसकी भी 2 छोटी छोटी पुस्तकों का मैंने परिचय दिया है। पापा को जब पद्मश्री अवार्ड मिला, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि आई शैल मेक माई फादर एंड माई मदर प्राउड। पापा ने कभी इस तरह मुझे फोर्स नहीं किया कि दैट यू शुड परस्यू संस्कृत लैंग्वेज ओनली। उन्होंने मुझे एक फ्री हैंड दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि डू वट एवर यू वॉन्ट, बट जस्ट फोकस कि आप अपना 100% दें उसके लिए। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे इस तरह के पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। कोई ऐसा शंकराचार्य नहीं है जिसकी कृपा मेरे ऊपर न रही हो और जिसने आशीर्वाद न दिया हो। 1991 में अचानक जो है मुझे शिमला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में जो है प्रोफेसर और अध्यक्ष का पद मिला। मैं यहाँ चला आया और यहीं से मैं अंत में 2013 में एक तरह से सेवानिवृत्त हुआ। लेकिन सौभाग्य से सेवानिवृत्ति के लगभग 2 साल पहले ही मेरी अपनी नियुक्ति जो है संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कुलपति के पद पर हो गई। आचार्य मिश्र जी बहुत सहृदयता के साथ बहुत मित्रवत व्यवहार करते थे, लेकिन जहाँ पर भी अनुशासनहीनता होती थी तुरंत वे अति कठोर हो जाते थे। उनके पास जाने का भय लगता था, लेकिन जाने की उत्कंठा भी लगी रहती थी, क्योंकि जाने पर बहुत कुछ मिलता था। मैंने अपने जीवन में बहुत से कुलपति देखे, लेकिन एकमात्र ऐसा कुलपति देखा जो अपने कुलपतित्व काल में भी जिसने लेखन पढ़न नहीं छोड़ा, जिसने अपनी रचना धर्मिता को नहीं छोड़ा। इनके पास फाइलों का विलंब हो जाता था, लेकिन रचना में कोई भी विलंब नहीं होता था। कोई पूर्ववाक हो, कोई अनुशंसा हो, तुरंत लिख कर देते थे। अनेक गुण इनके एक ग्रंथ पर मुझे भी पीएचडी कराने का अवसर मिला। जानकी जीवनम पर अनुसंधानात्मक वक्तव्य इनके सुनने योग्य होते हैं। काशी की एक पांडित्य परंपरा है और काशी जिसको अनुमोदन करती है वह विद्वान विश्व विश्रुत होता है। अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को काशी ने विभूषित किया था। जब मैं उनकी कविता को कहीं सुनता हूँ तो लगता है साक्षात सरस्वती बोल रही है, और उनका उत्साह, शब्द संरचना, पद लालित्य, नाद सौंदर्य को देख करके कौन व्यक्ति संस्कृत जगत का ऐसा होगा, कौन अध्येता होगा जो उनसे प्रभावित नहीं होगा। क्षणं पल्लवे निलीय मंजरी रसम निपीय, क्षणं पल्लवे निलीय मंजरी रसम निपीय, स्तौति सम्मुखं वसंतकं रसालतर, गोपिता तमाल तरौरे, रौति कोकिला मदाल सार सालतर, गोपिता तमाल तरौरे। मंद मंद गर्जनेन भूरि भूरि वर्षणेन, मंद मंद गर्जनेन भूरि भूरि वर्षणेन, मेघमालिका महीयते रसालतर, गोपिता तमाल तरौरे। मैंने विद्यार्थी के रूप में इनको देखा है कि कवित्व की जो 8 माताएं हैं, वे 8 माताएं इनके पास हैं। अनिर्वेदस्य और आयुर्वेद मातरोष्टो कवित्वस्य, ये कवित्व की 8 माताएं आपके पास विद्यमान है। तो जिसके पास एक माता होती है वो बड़ा कवि हो जाता है। एक आपकी कविता है, जीवनम रोचते नो विधानम बिना, जीवनम रोचते नो विधानम बिना, मोदते नैव हंसो निपानम विना, जीवनम रोचते
तेनो विधानम बिना। मेरी कई पुस्तकों पर अपने आप ने प्राकथन लिखा है, शुभाशीर्वाद दिया है और लोगों ने लिखा है, लेकिन मैंने देखा है कि जिस उदारता के साथ दिल खोल करके रख देना जिसको कहते हैं, जिस उदारता के साथ ये दूसरे की प्रतिभा को स्वीकार करते हैं, वो उनकी अप्रतिम प्रतिभा का निदर्शन ही। कवित्वं दुर्लभं येनोपलब्धं नाम लोकेऽस्मिन् श्रुतो विद्वाद्वरेण्योऽसौ अहो अभिराज राजेन्द्रः। आपने अपनी गज़लों में लिखा, निर्भयं संप्रविष्टा कयेते वने यत्र काकोदरा चंदने चंदने। 2018 में साहित्य अकादमी के सांस्कृतिक परामर्श मंडल के संयोजक के रूप में भी उनकी नियुक्ति हुई। साथ साथ हमने देखा है कि इनकी कार्यकाल में जब से ये सांस्कृतिक प्रतिभा की साहित्य अकादमी की जो त्रैमासिक पत्रिका है, एकदम समय पे उस पत्रिका को लाना, पत्रिका के अंदर नए नए लोगों को शामिल करना, पत्रिका की रूपरेखा को भी थोड़ा बदल दिया है और इसकी सब्सक्रिप्शन भी हमने देखा है कि बहुत बड़े तरह से इनकी विस्तार हो गया। ऐसे व्यक्ति साहित्य अकादमी की संस्कृत भाषा को एक कन्वीनर के रूप में सेवा देना अकादमी के लिए भी एक गर्व है। कई विदेशों के मंचों में भी मैंने देखा कि स्कॉटलैंड में जब इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर पहली बार भारत सरकार की ओर से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की ओर से एक औपचारिक रूप दिया गया संस्कृत कवि सम्मेलन को। वहाँ आपने संस्कृत कविता पाठ किया, थाईलैंड में आपने संस्कृत कविता पाठ किया, इंडोनेशिया में तो गवर्नमेंट ने भेजा था, लेकिन उसके बाद भी मैं बैंकॉक गया, नेपाल 2 बार गया, इंग्लैंड और जर्मनी और स्पेन और यूथोपिया, इन राष्ट्रों में मैं व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया और मैं बराबर वहाँ पर गया। मैंने अपने देश का मान सम्मान सब कुछ बढ़ाया और आज भी वहाँ पर लोग मुझे स्मरण करते हैं। ये संक्षेप में मेरा अपना जुड़ाव रहा है विद्वज्जनों के साथ और आज भी मैं पूरे संस्कृत और हिंदी जगत से बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज भी पता नहीं क्यों सारी दुनिया में मुझे मतलब इलाहाबाद सबसे अच्छा लगता है। चारपाई पर जब मैं रात में सो लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे त्रिलोक की सारी सुख शांति प्राप्त हो गई है। जब कभी प्रीति सागर उमड़ ही उठे, जब कभी प्रीति सागर उमड़ ही उठे, वे लुटे दिन तब तो भुलाया करो। आह मैं एक भरूं की तड़प तुम उठो, मैं पुकारूं कि तुम दौड़ आया करो। आह मैं एक भरूं की तड़प तुम उठो, मैं पुकारूं कि तुम दौड़ आया करो। मैं पुकारूं कि तुम दौड़ आया करो। मैं पुकारूं कि तुम दौड़ आया करो।